नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बाज़ारों में आपने एक ठीक-ठाक सा मूवमेंट देखा है, यद्यपि बाज़ार ऊपर ज़रूर खुले थे। उम्मीद ये थी कि मार्केट काफ़ी ऊपर खुल सकता है। एसजीएक्स निफ्टी तकरीबन 350-400 पॉइंट का मूवमेंट दिखा रहा था। 26,200 की उम्मीद चल रही थी, लेकिन उतना कुछ तो पॉजिटिव नहीं था बाज़ारों के लिए। वो बात मैंने कल रखी भी थी आपके सामने कि भले ही सबको लग रहा है कि ट्रेड डील बहुत जल्दी फाइनलाइज़ हो जाएगी, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिखेगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब रूस के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, आप तुरंत से एक अलग जगह पे नहीं जा सकते हैं। खैर मार्केट ने उसको उस ढंग से नहीं देखा, मार्केट ने काफ़ी मॉडरेट देखा है, बहुत अच्छा मैच्योर इम्पैक्ट मार्केट ने दिखाया। सुबह यद्यपि आपने उछाल ज़रूर देखा था, करीब-करीब 150 पॉइंट के आसपास के उछाल पे हम ओपन कर पाए। निफ्टी ऊपर ज़रूर गई थी, लेकिन जो शुरुआत का चरण था उसका हाई नहीं निकाला निफ्टी ने और उसके बाद धीरे-धीरे करके गिरावट हुई। कल की वीडियो अगर आपको याद हो, मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि मार्केट में आपको मोटा-मोटी 26,000 26,200 की रेंज में एक बड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है। आज का मार्केट का जो हाई है वो 26,100 के आसपास में है, तो 26,000 के ऊपर आप ज़रूर गए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जब तक मार्केट पहले 1 घंटे के बाद 26,200 या 26,200 के ऊपर ना टिके, तब तक आप और तेज़ी नहीं कर सकते हैं। वेट करना थोड़ा सही रहेगा। 26,100 ही गया मार्केट, 26,200 भी नहीं गया। लेकिन उसके बाद वहाँ से थोड़ा-थोड़ा करके फॉल आना शुरू हुआ और शाम के समय मार्केट में काफ़ी ठीक-ठाक सा गिरावट दिखने को मिला है। लेकिन अगर आपने किसी भी कारण से मान लीजिए आपने तेज़ी की पोजीशन बना भी ली होगी, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट आज नहीं तो कल 1-2 दिन के बाद ही सही, लेकिन मार्केट कंसोलिडेट कर कर फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब तक कि नीचे की साइड में आपका यूँ कहिए 25,800 ब्रेक नहीं होता। आज का लो जो है वो 25,862 का है। 25,800 इंपॉर्टेंट जोन है। जब तक कि 25,800 नीचे ब्रेक नहीं होता है, इवन अगर आप थोड़ा और कुशन रख सकें तो 25,750 का नंबर रखिए याद। 25,750 जब तक नीचे को ब्रेक नहीं होता है, मार्केट में आज यद्यपि ऊपर से गिरावट जरूर आ गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन में कंसोलिडेट करके आप फिर से ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आपने तेजी के में यानी सुबह थोड़ी भी तेजी की पोजीशन बना ली है, वो बनाना तो 26,200 के ऊपर चाहिए था, लेकिन अगर आपने बना ली है तो आप उसको होल्ड करने का समय है, वेट करेंगे और 2 से 3 दिन का समय देंगे तो बाजार वापस से फिर 26,200 के ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। एटलीस्ट 26,100 के ऊपर तो जाती हुई दिखाई पड़ेगी। आज जो मार्केट में गिरावट हुई है, उसके पीछे एक मेन कारण ये था, तेजी की कारण तो आपको पता ही है, लेकिन जो गिरावट हुई उसमें मेन कारण ये था कि रिलायंस ने आज करीब-करीब 11 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें उन्होंने ये बात कही कि जिस तरह का मार्केट है, यानी जिस तरह के रूल रेगुलेशन बनेंगे, और मार्केट का मतलब यहाँ पर क्रूड मार्केट को लेकर के है। क्रूड मार्केट में करीब 4 से 5% का इजाफा देखने को मिला है। इसमें कई सारे कारण हैं। इसमें भारत भी एक फैक्टर है, क्योंकि ये खबरें धीरे-धीरे करके निकल के आई हैं कि भारत जो है अब रशियन खरीद को कम करेगा। जबकि जो डेटा निकल के आए हैं उसमें ये दिखता है कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस के तेल की खरीदी में कमी जरूर करी है। साथ ही जो मिंट की खबर थी उसमें भी यही बात थी कि हम धीरे-धीरे करके ग्रेजुअल कमी कर सकते हैं। सोया और कृषि क्षेत्र पर भारत रिलैक्सेशन दे सकता है, अमेरिकन प्रोडक्ट को भारत में लाने दे सकता है और इसके हिसाब से हमारी डील हो सकती है। 27-28 तारीख को आसियान में जाने की बात है। ट्रम्प जा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का वहां जाना तय नहीं हुआ है। यहाँ पर यह भी बात इंपॉर्टेंट है कि दिन के दौरान पुतिन ने भारत मतलब जब आज हमारा बाजार चल रहा था उस समय वहां पर कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका किसी भी प्रकार का प्रेशर टैक्टिक्स खेलेगा क्रूड को लेकर के या बाकी चीज़ों को लेकर के, तो वो एक्ट ऑफ वॉर कहलाएगा। तो वहां पर से भी एक प्रॉब्लम, तो जाहिर सी बात है उधर से भी प्रेशर गेम चल रहा है। ऐसे में मार्केट थोड़ा संभलना जरूरी जो है। जाहिर सी बात है मार्केट इसको एक तरफा नहीं देखेगा कि बस बाजारों में तेजी 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 या वो डील फाइनल हो ही जाएगी, क्योंकि इनमें तीनों जगहों पर पेंच फंसेगा। भारतीय सरकार लगातार ये कहती रही है कि मैं जो है एग्रीकल्चर पे हम समझौता नहीं करेंगे। अब एग्रीकल्चर का मुद्दा उठ रहा है फिर से, क्योंकि अमेरिका वही हमें बेचना चाहता है, वही सोयाबीन वही मकई वो भारत को बेचना चाहता है, क्योंकि चाइना नहीं खरीद रहा है अब उनका। दूसरा प्रॉब्लम है हमारे क्रूड को लेकर के, और भारत क्रूड खरीद रहा है। अच्छा, भारत अगर अपना क्रूड कम करेगा, जो कि जैसे मैंने कहा कि आज दिन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रिलायंस की, तो उस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात उठा
कि उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार चाहेगी, सरकार का जो भी नियम होंगे उसके तहत हम कम कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मोटा मोटी उन्होंने कहा कि 50% तक जो है हम खरीद को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको हम जो है मिडिल ईस्ट से पूरी करने की कोशिश करेंगे। और ये उम्मीद रही भी है, और इस नाते क्रूड में थोड़ी तेजी रही भी है, वर्ल्ड लेवल पे क्रूड बढ़ा है इसके नाते। लेकिन नुकसान क्या होगा, इससे भारतीय बाजार गिरे क्यों? अगर आप तेजी को देखिए तो रिलायंस ही पिछले 3-4 दिनों में लीडर रहा था मार्केट की तेजी का। मेन स्ट्रीम मार्केट में ही तेजी है, कोई पोर्टफोलियोज में तेजी नहीं है। आज भी बाजारों के पोर्टफोलियो में तेजी नहीं है, उस बारे में मैं भी चर्चा करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप रिलायंस को देखें तो रिलायंस चूंकि रूस का तेल खरीद रहा है और इसके नाते रिलायंस को बड़ा प्रॉफिट बन रहा है, बड़ा मार्जिन बन रहा है, उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब अगर रिलायंस के यूं कहिए प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आएगी, जाहिर सी बात है जब आप मिडिल ईस्ट जाएंगे तो आपको ज़्यादा महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। रूस हमको 10% वर्ल्ड लेवल से सस्ते पे देता है, कम भाव लगा रहा है, बहुत सारी फायदे हैं। तो अगर आप वहां से शिफ्ट करके मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आपको महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। जब आप महंगा तेल खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंपनी का मार्जिन घटेगा, प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी, और ऐसे में भारत की इकोनॉमी के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा। तो आज जो मार्केट गिरी है शाम के समय, वो रिलायंस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही गिरी है, और करीब करीब जो है रिलायंस जो टॉप लगाया वहां से ठीक ठाक सा करेक्शन करके नीचे आ गया, और उसके बाद उसी के दौरान यानी उसी के साथ साथ बाजारों में गिरावट हुई। और अगर आप शाम का जो गिरावट हुआ है मार्केट में, करीब करीब जो है बाजार जब लो लगाई है शाम को 3 बजे के बाद एकाएक करके मार्केट घटी है, उसमें तो प्योर रिलायंस का ही प्ले था, जिसमें रिलायंस करीब 10 रुपए टूटा, और उसी पीरियड में मार्केट भी उसी के नाते घटी है। तो आज का मार्केट का जो गिरावट है वो रिलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाते है। उससे दो बातें साबित होती हैं कि भारत डील तो करना चाहता है, सरकार की बातें चल रही हैं, लेकिन उसका इंपैक्ट हमारे क्रूड के ऊपर पड़ेगा, तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी में खरीद के ऊपर पड़ेगा, और रिलायंस जैसी कंपनियों के ऊपर भी पड़ेगा, जिसके कंधे पे रख करके बाजार भाग रही थी। तो दोनों ही तरीके से बाजारों को प्रॉब्लम रहेगी। अब अमेरिका की डील हो जाएगी तो वो अच्छी बात है, बट वो कब हो जाएगी वो कहना अभी भी कठिन है, और मार्केट इसके नाते कंसोलिडेटिव फेज में हो सकता है 1 से 2 दिन जाए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पर व्यू रखें 3 से 4 दिन का, तो मार्केट वापस से 26,100 की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर जो है तेजी का वो बरकरार है। उसमें जब तक कि 25,750 ब्रेक नहीं होता तब तक इतना प्रॉब्लम सोचने की जरूरत नहीं है। यद्यपि अगर आपने मार्केट को देखा हो तो पोर्टफोलियो बिल्कुल अलहदा चल रहे हैं, पोर्टफोलियो को कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं, स्टॉक्स बिल्कुल गिरे हैं। एक्चुअली बहुत सारे पोर्टफोलियोज में तो आज गिरावट हुई होगी, आधा % से लेकर 1% का एवरेज फॉल देखने को मिला है पोर्टफोलियोज में, और उसको दिखाता है मेन स्ट्रीम मार्केट, जहां पर मार्केट में तेजी थी लेकिन वहीं पर एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइनर ज्यादा थे। 1801 शेयरों में गिरावट, वहीं 1305 शेयरों में तेजी थी। तो मार्केट में मेन स्ट्रीम मार्केट में गिरावट है। साथ में अगर आप यूं कहीं इंडिसेज को देखिए तो निफ्टी ठीक है ग्रीन में रहा, एक ही समय के लिए वो रेड में आया, बट बाकी जगहों पर यानी अगर आप मिड कैप को देखिए वो गिरावट के साथ बंद हुआ है, स्मॉल कैप जरा सा ग्रीन में बंद हुआ है, लेकिन बाकी सिलेक्ट मिड कैप सेलेक्ट और बाकियों में भी रेडिशनेस देखने को मिली है। तो मार्केट गिरावट के साथ रहा है, न कि तेजी के साथ रहा है, और मेन स्ट्रीम मार्केट यानी स्टॉक्स स्पेसिफिक मूव हम आज गिरावट कर रहा है। तो पहले घंटे में नहीं खरीदने वाली स्ट्रेटजी जो मैंने कल बात करी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई, जब तक 26,200 के ऊपर ना जाए ना खरीदें, वो साबित सही हुई। और मार्केट चूंकि इसके नाते गिर सकती है, चूंकि न्यूज आ गई और उसको इम्पैक्ट हमने समझ लिया, वो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जितना आप उसको समझेंगे, क्योंकि मीडिया जिस ढंग से कल इसको प्रस्तुत कर रही थी लग रहा था कि भारत सब कुछ हो गया है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और इसीलिए मैंने उसको बहुत ठीक ढंग से आपके सामने समालोचना करके रखने की कोशिश करी थी। तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिला होगा। अगर आप सेक्टर की बात करिए, हेल्थ केयर, ऑटो, एनर्जी, इनमें गिरावट रही है, बैंकिंग में और आईटी में तेजी रही है। आईटी ही था जिसने निफ्टी को संभाला, क्योंकि आईटी करीब करीब 2.5% तक दिन के दौरान तेजी में था, 2% के ऊपर के लेवल पे क्लोज करने में सफल रहा है आईटी। तो आईटी के नाते बाजार बने रहे, रिलायंस के नाते थोड़ा टूटे बाजार। ओवरऑल मार्केट इसी सेक्शंस में अगले 1 से 2 दिन, यानी जो अगला 1 दिन है अपने पास ट्रेडिंग को, और उसके बाद फिर 2 दिन की तो छुट्टी है, जो आपका वीकेंड हो जाएगा, तो उस पीरियड में फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह के ट्वीट आ रहे हैं, किस तरह की बातें चल रही हैं, और उसके ऊपर हम बिहेव करेंगे। लेकिन यहाँ से मंदी का व्यू
अभी नहीं रखना चाहिए। मैं बार बार कहता रहा हूँ, पिछले 2-3 वीडियो पहले भी मैंने बात कही, ये मार्केट डू नॉट शॉर्ट का है। इस मार्केट को शॉर्ट मत कीजिए। तेजी करके नुकसान हो जाए वो चलेगा, वेट कर लेंगे, तेजी करके होल्ड कर लेंगे चलेगा, बट इस मार्केट को शॉर्ट मत कीजिए। अगर आप शॉर्ट करेंगे तो कहीं पर भी आप ट्रैप हो सकते हैं। पिछले 1 घंटे के अंदर अगर आप बात करिए तो गोल्ड सिल्वर में जो है रिवर्सल होने लग रहा है धीरे धीरे करके। पिछले 5 से 7 घंटे जब मैं ये बात बता रहा हूँ वीडियो, तो एक कंसोलिडेशन था। वहीं पर पिछले करीब 8 से 10 घंटे में क्रूड ऑयल में तेजी रही है, तो क्रूड ऑयल बढ़ना शुरू किया है। उसमें मैंने बताया भारत का कॉन्सेप्ट भी उसमें जुड़ता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में वापस से निचले स्तरों से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। चाइना में जो गोल्ड के बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं उनमें एकाएक तेजी आई है पिछले 3-4 घंटे पहले, और उसके बाद से वर्ल्ड मार्केट में जो गोल्ड प्राइसेज हैं और सिल्वर प्राइसेज हैं वहां पर वापस से थोड़ा रिवर्सल या उछाल देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है उनकी भी एक्सपायरी बिल्कुल क्लोज में है 28 अक्टूबर को, तो मार्केट में आपको इस समय काफी हलचल देखने को मिल रही है अलग अलग सेगमेंट वाइज। तो यहाँ पर एक चीज जरूर है, विक्स जो है लगातार बढ़ती रही है। आज के दिन के दौरान भी विक्स में तेजी देखने को मिली है, और विक्स की जो तेजी है वो ऑप्शन राइटर को प्रॉब्लम में जरूर डाल रही है। लेकिन हाँ, ये भी है कि जैसे जैसे करके क्लोजिंग आएगी अक्टूबर महीने की, तो ऑप्शन राइटर फिर से हावी होता हुआ दिखेगा। पिछले 7-8 दिन जो मार्केट रही है वो ऑप्शन बायर की रही है। यहाँ पर कॉल खरीदने वालों ने पैसा बनाया है, और जिन्होंने भी ऑप्शंस बेचे हैं उनके पैसे फंसे हैं या वो टूटे हैं। लेकिन अब ये मार्केट हमेशा याद रखिए कि ज्यादा लंबे समय तक ऑप्शन सेलर के हाथ से निकल के नहीं रहती है। ज्यादा लंबे समय तक मार्केट ऑप्शन सेलर के ग्रिप में ही रहती है, थोड़े समय के लिए ऑप्शन बायर के पक्ष में आती है। जब आईबी बढ़ती है यानी विक्स बढ़ती है तब ऑप्शन बायर को लाभ होता है। अब हो सकता है क्योंकि 1-1.5 हफ्ते गुजरने को आया जब विक्स लगातार बढ़ रही थी, तो अगले 2-3 दिन 4 दिन विक्स थोड़ा टूट भी सकती है। तो अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपके लिए जो है यहाँ पे खतरे की घंटी आने वाली है। पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट साइडवेज जाए और आईवी में कटौती हो, विक्स घटे, और उस पीरियड में अगर आपने कॉलें भी खरीदी हो तो उनकी वैल्यू घटने लग जाए, और पुटों की भी वैल्यू जो है घटने लग जाए। पिछले कुछ दिनों में करीब यूं कहिए 8-10 दिन के अंदर तो पुटों की वैल्यू बहुत टूटी नहीं है। जो लोग स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स क्रिएट करते हैं चाहे दूर में चाहे करीब में, उनको प्रॉब्लम्स रही हैं। तो अब जो पोजिशनल ऑप्शन सेलर्स हैं उनके हाथ से मार्केट 5-7 दिन के लिए निकली थी, संभव है कि 1 से 2 दिन के अंदर वापस से उनका ग्रिप मजबूत हो और मार्केट वापस से थोड़े कंसोलिडेटिव फेज में जाए, जब तक कि ऊपर मार्केट में 26,200 नहीं निकल जाता और नीचे की साइड में 25,800 नहीं निकल जाता, मार्केट फिर से थोड़ा ठंडी होती दिखाई पड़ सकती है। तो ये एक जरूर आपको अपने व्यू में ध्यान रखना चाहिए कल की बाजारों के लिए। हो सकता है कल भी मार्केट इसी तरह से साइडवेज ट्रेड करे, क्योंकि अभी भी बहुत पॉजिटिव खबरें नहीं आई हैं। सेल्स को लेकर के बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया में बहुत ज़बरदस्त बज था कि जो दीपावली की सेल है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा दीपावली सेल है। तकरीबन माना यह गया है कि 87% ग्राहकों ने जो है वो भारतीय उत्पादन को चुना है, तो चाइनीज प्रोडक्ट या बाहरी प्रोडक्ट को कम चुना है। लेकिन ये सब डेटा जो कलेक्ट होता है इसका मालूमात नहीं होता है कि ये सच्चाई कितनी है, कितना मीडिया पॉस्चरिंग है। ये कहना बहुत कठिन है कि कितना ज़्यादा माल जो है बिका होगा, क्योंकि जो भी माल बिकता है अगर आप मार्केट में घूम के देखते हैं तो दीपावली के आसपास तो सब चाइनीज प्रोडक्ट बिक रहे होते हैं। वो आप मान के कैसे चल सकते हैं कि जब लाइटिंग बिक रही है चाइना वाली तो प्रोडक्ट इंडिया वाले बिक रहे होंगे। बट डेटा 87% पॉजिटिव साइड पर है कि भारतीय सामान बिके हैं। यहाँ पर पिछले साल से जो 25% ज़्यादा सेल्स टोटल इंडियन प्रोडक्ट की हुई है। तो ये सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो है करीब करीब जो है 6.05 लाख करोड़ की सेलिंग है। एक बहुत बड़ी मात्रा है सेलिंग की, तो जो है डिमांड बहुत अच्छी रही है। सेलिंग का मतलब मैं जो है शॉपकीपर के साइड से बोल रहा हूँ कि उन्होंने सेलिंग करी है, तो मतलब इंडियंस ने खरीदा है, तो एक बड़ा अमाउंट तो जरूर गया है लोगों के पास, कंपनियों के पास। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा आने वाले वक्त में उनके मार्जिन्स के ऊपर। मगर मुद्दा ये भी है कि जीएसटी कट का जो लाभ मिला था उसके नाते भी है,
तो वो भी है कि कस्टमर जीएसटी का लाभ लेने के लिए भी कोशिश कर रहा था। जब अब ये सेल्स खत्म होने लगी हैं बहुत सारी जगहों पे, तो अब ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या जीएसटी कट का जो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला था, क्या वो पास ऑन रहेगा या वापस से उनमें प्रोडक्ट में चेंजिंग आ जाएगी। जिस तरह से कई सारी मीडिया रिपोर्ट ये बात साबित करती रही हैं कि खाने पीने की चीज़ों में, शैम्पू में, तेल में, इन चीज़ों में जो भी कटौती हुई थी वो पिछले 8-10 दिन के अंदर ही गायब हो गई हैं। वो कटौतियाँ काम नहीं करी हैं। कंपनीज़ ने वहाँ पे रेट्स बढ़ा दिए हैं या फिर उन्होंने अपनी मात्रा को घटाया है, और कुछ एक ही कंपनी है जो ऑफ़र के रूप में उसको प्रूव कर रही हैं कि ये ऑफ़र वो दे रही हैं, ना कि जीएसटी कट का बेनिफिट है। ऐसे बहुत सारी जो यूँ चीज़ें हो रही हैं जिसको लेकर के ज़ाहिर-सी बात है बार-बार बातें उठती रहेंगी, और कितने समय तक वो पास ऑन रहेगा ये भी इम्पोर्टेंट होगा। रिज़ल्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारे रिज़ल्ट्स आ ही रहे हैं, और इस पीरियड में जबकि इतनी सब कुछ हो रहा है, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच्ड है, तो 1 से 2 दिन थोड़ा मार्केट सहूलियत के साथ, कम ट्रेड के साथ या थोड़ा आराम के मोड में चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। ओवरऑल मार्केट ठीक है, और मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपने आज की मार्केट को देख करके बुलिश पोजीशन बनाई है, तो आपको एक स्टॉप लॉस के साथ 25,750, जिसके साथ आपको अभी भी वेट करने में कोई बुराई नहीं लगती है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, ज़रूर लिखें। दोनों चैनलों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर और दूसरे चैनल पर लगातार मेरी वीडियोज़ आ रही हैं डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर, तो दोनों चैनलों को ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूँगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।